तो आज का हमारा टॉपिक है दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन। आपकी जो यूनिट 2 का ये टॉपिक है, इसमें हम पहले जान लेते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो दूरस्थ शिक्षा का अर्थ क्या है, यानी मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यानी हम इसको किस प्रकार से समझें। इसके साथ साथ इसकी नीड क्या है, यानी आवश्यकता क्या है इस दूरस्थ शिक्षा की, और इसके साथ साथ इसके लाभ क्या हैं और इसकी चुनौतियां क्या हैं, कमियां क्या हैं। हम लोगों को दूरस्थ शिक्षा के टॉपिक के अंतर्गत इतनी चीजें पढ़नी है। सबसे पहले दूरस्थ शिक्षा का अवधारणा, उसके बाद दूरस्थ शिक्षा के लाभ, दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता और दूरस्थ शिक्षा की कमियां या चुनौतियां। तो इतनी चीजों को हमें पढ़ना है डिस्टेंस एजुकेशन के फॉर्म में, यानी दूरस्थ शिक्षा के रूप में इन बिंदुओं को हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा के अर्थ की, तो जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया कि किसी भी प्रत्यय की, किसी भी अन्य चीज की अर्थ जानने का सबसे अच्छा तरीका, पहला तरीका जो होता है वो होता है कि हम उसके शब्द से उसके अर्थ तक पहुंचने का प्रयास करें। तो इसी अनुक्रम में अगर हम दूरस्थ शिक्षा के अर्थ को समझने का प्रयास करें तो दूरस्थ यानी दूर स्थित, हिंदी में कहते हैं दूरस्थ शिक्षा, अंग्रेजी में कहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। तो दूर स्थित ये हमको शब्द से निकल के आ रहा है, दूरस्थ यानी दूर स्थित। अब सवाल उठता है क्या दूर स्थित, तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि जैसे आपकी शिक्षण संस्था है, आपका अपनी शिक्षण संस्थाओं में आवागमन है, आप क्लास अटेंड करते हैं, परीक्षा देते हैं, डिग्री पाते हैं, सब कुछ औपचारिक रूप से प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा होता है। लेकिन ये जो दूरस्थ शिक्षा शब्द है, ये दूर स्थित इसलिए है कि जहां पर इस प्रकार की शिक्षा में विद्यार्थी और शिक्षण संस्था के बीच में एक बड़ा गैप होता है। और वो गैप कैसा होता है? वो गैप होता है भौतिक गैप, यानी स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बीच जो डिस्टेंस मेंटेन रहती है और उसके बावजूद जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चलती है, ये इस दूरस्थ शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता है। और मुझे लगता है कि अर्थ बताने के लिए आप लोगों के लिए ये पर्याप्त होगा कि दूरस्थ शिक्षा ऐसी शिक्षा जहां पर विद्यार्थी नियमित रूप से उपस्थित होकर नियमित रूप से कक्षा अध्ययन नहीं करता है, बल्कि वह अपनी संस्थाओं से टच में बना रहता है और विभिन्न माध्यमों द्वारा सीखता है। अब प्रश्न आता है कि अगर विद्यार्थी कक्षा में नहीं जाएगा, अध्यापकों के संपर्क में नहीं रहेगा, तो सीखेगा कैसे? तो दूरस्थ शिक्षा के जो कॉन्सेप्ट है उसमें सीखने सिखाने के लिए अनेक साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिनकी चर्चा अभी दूरस्थ शिक्षा के अंगों के रूप में करेंगे। तो हम दूरस्थ शिक्षा की अवधारणा को समझने के लिए अगर हम सामान्य शिक्षा से तुलना करें, सबसे पहले तो आप समझ जाइए कि दूरस्थ शिक्षा होती क्या है। दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा है जहां पर विद्यार्थी को क्लास अटेंड करना, नियमित रूप से क्लास में उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं होता है, क्योंकि इसकी अवधारणा ही यही है कि हम विद्यार्थियों को दूर रहने के बावजूद न केवल पढ़ाएंगे बल्कि उनको उनके विषय क्षेत्र में डिग्री भी प्रदान करेंगे। तो इसकी अवधारणा को समझने के लिए अगर हम तुलना करें कि सामान्य जो शिक्षा है, यानी सामान्य रूप से जो औपचारिक शिक्षण आप अपने कॉलेज में ग्रहण करते हैं, वो दूरस्थ शिक्षा से किस प्रकार अलग है। जैसे आपके महाविद्यालय में आप जब जो है किसी भी क्लास में प्रवेश लेते हैं तो प्रवेश प्रक्रिया होती है, ये प्रवेश प्रक्रिया समान है, यहाँ भी होती है, और दूरस्थ शिक्षा की जो संस्थाएं हैं वहां भी होती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा अंतर है, यहाँ पर आप प्रवेश लेने के बाद क्लासेस अटेंड करते हैं,
क्लासेस अटेंड करने का जो आपका यूनिवर्सिटी का निर्धारित क्राइटेरिया होता है उस पर क्लासेस अटेंड करें। क्राइटेरिया से मेरा मतलब है कि जैसे जब आप विश्वविद्यालय के महाविद्यालय या विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश लेते हैं तो उनके कुछ नियम होते हैं, कुछ मानक होते हैं। जैसे अधिकांश विश्वविद्यालयों ने ये नियम बना रखा है कि आप परीक्षा में तभी सम्मिलित हो पाएंगे जब आप न्यूनतम 75% अटेंडेंस रखेंगे, यानी आपकी प्रेजेंस अनिवार्य है, तभी आप परीक्षा दे पाएंगे और तभी आपको डिग्री मिलेगी। तो यहीं पर सबसे बड़ा अंतर क्रिएट होता है दूरस्थ शिक्षा में और सामान्य प्रकार की शिक्षा में। जो दूरस्थ शिक्षा होती है इसमें किसी भी प्रकार क्लास अटेंड करने की कोई अनिवार्यता नहीं होती है। क्लास अटेंड करने के लिए ये आवश्यक होता है कि आप जो है 75% उपस्थिति रखें सामान्य शिक्षा में, लेकिन दूरस्थ शिक्षा में ऐसी किसी भी अनिवार्यता की आवश्यकता नहीं है। उनका जो माध्यम होता है, उनके जो तरीके होते हैं, उन तरीकों से आप पढ़ सकते हैं। तो अगर हम भारत में दूरस्थ शिक्षा के इतिहास की बात करें, दूरस्थ शिक्षा का अगर हम इतिहास देखें तो कुछ अनिवार्य था इसीलिए ये करना पड़ रहा है। तो दूरस्थ शिक्षा के बारे में अगर हम देखें तो नियमित कक्षाओं से मुक्ति मिलती है। अगर हम इतिहास की बात करें तो दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में आपको कई सारे जो है कॉन्सेप्ट सुनाई पड़ते होंगे और अभी आगे की यूनिट में वो चीजें हैं भी। जैसे आपने डिस्टेंस एजुकेशन का नाम सुना है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, आपने पत्राचार शिक्षा का नाम सुना है, आपने ओपन यूनिवर्सिटी का नाम सुना है, आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नाम सुना है। ये सभी कॉन्सेप्ट सभी का लगभग एक समान है, लेकिन कुछ कुछ बेसिक अंतर जरूर हैं जो इनमें विभेद पैदा करते हैं। अगर हम भारत में इतिहास की बात करें तो भारत में सबसे पहले आजादी के बाद 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया गया। पत्राचार पाठ्यक्रम क्या होता है कि जो ये पत्राचार पाठ्यक्रम होता है इसमें विद्यार्थी जो है किसी भी विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया का अनुपालन करके प्रवेश ले लेता है और उसके बाद उस पाठ्यक्रम से संबंधित जो प्रिंटेड मटेरियल है, जो मुद्रित सामग्री है, वो मुद्रित सामग्री उसके पास डाक के माध्यम से भेजी जाती है। डाक के माध्यम से यानी कि उसके पास बुक्स के फॉर्म में नोट्स बना दिए गए यूनिवर्सिटी के द्वारा और उनको विद्यार्थियों के पते पर भेज दिया गया। विद्यार्थियों के पते पर भेजने के बाद उसको विद्यार्थी प्राप्त करते हैं एवं उसका अध्ययन करते हुए वो अपनी परीक्षा प्रक्रिया में भाग लेते हैं। उनके पास पढ़ने के लिए जो मुख्य साधन था वो मुद्रित सामग्री यानी प्रिंटेड मटेरियल था। तो अब आपके दिमाग में आ रहा है कि केवल प्रिंटेड मटेरियल क्यों, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन आज हैं, लेकिन 1962 में जब दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया गया था तो टेक्नोलॉजी का ये स्वरूप हमारे सामने नहीं था। विकास का जो स्तर था, वो जो शिक्षा में तकनीकी का दखल था वो उतना नहीं था जितना हमको आज दिखाई पड़ता है। तो डिस्टेंस एजुकेशन की जो भारत में शुरुआत हुई वो वहां पर पत्राचार पाठ्यक्रम के बाद प्रारंभ होने के बाद हुई। इसके बाद अनेक विश्वविद्यालयों ने इस पैटर्न को अडॉप्ट किया और पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किए। इसके बाद 1982 में आज के जो है हैदराबाद में भारत का पहला जो है वो मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, जिसको आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। लेकिन बड़े रूप में अगर हम देखें तो आपने इग्नू का नाम सुना होगा। इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है, इसको मुक्त विश्वविद्यालय कहा जाता है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। 1985 में स्थापित यह विश्वविद्यालय भारत में उच्च शिक्षा की दिशा में विशेष मानदंड स्थापित करने वाला रहा।
इग्नू की स्थापना के बाद अनेक प्रदेशों में मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और इन्होंने उस डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और डिग्री प्रदान करने का कार्य प्रारंभ किया, जिस डिस्टेंस एजुकेशन को हम लोग समझ रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपके वर्तमान में प्रयागराज में एक यूनिवर्सिटी है जिसको हम कहते हैं राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी ये जो है इस क्षेत्र में काम कर रही है, ओपन लर्निंग का काम ये उत्तर प्रदेश में स्टेट यूनिवर्सिटी जो UPRTOU के नाम से जानी जाती है वो कर रही है। अब इनकी कार्यप्रणाली क्या होती है, जैसे हम किसी अन्य का उदाहरण लेकर के सीधा उदाहरण लें कि आप लोग जो है उसको प्रत्यक्ष रूप से देखें कि जैसे हमने चर्चा की UPRTOU यानी उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी की, तो ये विश्वविद्यालय तो प्रयागराज में स्थित है, लेकिन इसने बहुत सारे अपने सेंटर बना रखे हैं, बहुत सारे अपने केंद्र बना रखे हैं। जैसे आपका BSNV PG कॉलेज भी इसका एक केंद्र है। तो आप विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए एडमिशन लेंगे मुक्त विश्वविद्यालय में, लेकिन वहां आपको एक सेंटर चूज करना पड़ेगा जो आपकी परीक्षाओं, आपके असाइनमेंट आदि का कार्य देखेगा। तो वो आपने BSNV PG कॉलेज चुन लिया। इसके बाद आपकी जो पढ़ाई होगी वो कैसे होगी, आपको प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा। आपको जो है अगर आज की परिस्थितियों में बात करें तो आज तो बहुत ज्यादा विकास हो गया। आज जो है इंटरनेट के आगमन के बाद, स्मार्टफोन के आने के बाद जो मुक्त विश्वविद्यालय हैं उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपनी सामग्री को ऑनलाइन किया है। अनेक विशेषज्ञों के द्वारा लेक्चर्स रिकॉर्ड करके उन्होंने YouTube पे और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध कराया है, ताकि विद्यार्थी केवल प्रिंटेड मटेरियल के माध्यम से न सीखें बल्कि वो जो है अन्य माध्यमों के द्वारा भी सीख सकें। तो जो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है उसको समझने बस इतनी आवश्यकता है उसको समझने के लिए कि वो नियमित रूप से जो शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय हैं इनकी तरह नहीं होता, वहां पर क्लास की अनिवार्यता नहीं होती। अब इसके बाद हम अगर समझें कि दूरस्थ शिक्षा के अंग क्या क्या होते हैं, यानी कौन कौन सी चीजें हैं जो इस डिस्टेंस एजुकेशन में इन्वॉल्व होकर के उसको परफेक्ट बनाती हैं या उसके उद्देश्यों को पूरा करने में योगदान देती हैं। तो सबसे पहले जब पत्राचार शिक्षा की बात हमने की दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से, तो हमने देखा कि सबसे पहले वो प्रोवाइड करते थे मुद्रित सामग्री यानी प्रिंटेड मटेरियल। तो प्रिंटेड मटेरियल जो है वो सबसे प्रमुख माध्यम था भारत में पत्राचार शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन को जो है बढ़ावा देने का। इस प्रिंटेड मटेरियल के माध्यम से विद्यार्थी स्व अध्ययन करता था, उसको पढ़ाने के लिए कोई अध्यापक नहीं होता था। उन नोट्स की सहायता से वो विषय को पढ़ता था और उसी ज्ञान के आधार पर वो जो है परीक्षा में भाग लेता था और उत्तीर्ण होकर डिग्री प्राप्त करता था। तो पहला तो ये प्रिंटेड मटेरियल यानी मुद्रित जो सामग्री है ये सबसे बड़ा जो है रोल प्ले करती थी भारत में प्रारंभिक समय में। इसके बाद अगर हम बात करें तो रेडियो एवं दूरदर्शन, इन दो जो है माध्यमों ने भारत में दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में बड़े ही क्रांतिकारी जो है बदलाव लाए। अब आप सोचेंगे कि रेडियो और दूरदर्शन यानी टेलीविजन का क्या उपयोग है, तो रेडियो एवं टेलीविजन पे के माध्यम से जो शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित होते थे वो विषय पर केंद्रित होते थे। उन विषय पर केंद्रित शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनकर या देखकर विद्यार्थी पढ़ते थे और सीखते थे। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे चैनल्स का नाम सुना होगा, जैसे ज्ञान दर्शन है। ज्ञान दर्शन एक चैनल है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समर्पित है। वहां पर विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण होता है, जिसमें ओपन यूनिवर्सिटी जैसे आपने देखा होगा, इग्नू भी बहुत सारे कार्यक्रम प्रसारित करता है, रेडियो पर भी और टेलीविजन चैनल्स पे भी। तो वो जो है एक बड़ा अंग है इस डिस्टेंस एजुकेशन का। इसके अलावा जैसे आज की परिस्थितियों में हम बात करें तो श्रव्य दृश्य सामग्री,
हम लोगों ने पिछली क्लास में पिछले सेमेस्टर में इसको पढ़ा था एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री क्या होती है? श्रव्य सामग्री वो सामग्री जो हमको केवल सुनाई पड़े, और श्रव्य दृश्य सामग्री जो हमको सुनाई भी पड़े और दिखाई भी पड़े। यानी बहुत सारे रिकॉर्डेड कैसेट्स के माध्यम से वो कैसेट्स प्रोवाइड करके विद्यार्थियों को प्रकरणों को समझने में सहायता प्रदान की जाती थी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स अगर आपको किसी भी विषय पर उपलब्ध करा दिए जाएं तो उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स के माध्यम से आप अपने पाठ्यक्रम संबंधी जो प्रावधान हैं, जो प्रकरण हैं, उनको सीखेंगे और उनको सीख कर आप परीक्षा में जो है बैठ करके अपना एग्जाम दे करके डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो श्रव्य दृश्य सामग्री है, ये भी एक बड़ा रोल प्ले करती है श्रव्य दृश्य सामग्री में। जैसे सीडी हो गई, अब तो पेन ड्राइव के माध्यम से भी स्टोरेज का ऑप्शन है हमारे पास, और इसके अलावा ऑडियो कैसेट हो गया। अगर हम केवल श्रव्य जो है उसका बात करें तो ऑडियो कैसेट हो गया, उसके माध्यम से हम अपने प्रकरण से संबंधित विषय को सुन सकेंगे। इसके अलावा अगर हम आधुनिक चीजों की बात करें तो वो आप लोग परिचित हैं, कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, इंटरनेट है। ये सभी जो है इस दूरस्थ शिक्षा के प्रमुख अंग हैं। अगर हम स्मार्टफोन की बात करें, इंटरनेट की बात करें, तो स्मार्टफोन और इंटरनेट ये दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन ये दोनों चीजें जब मिलती हैं तो वो शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, मानव विकास के किसी भी क्षेत्र में अपना सार्थक योगदान देती हैं। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा की कि पहले डिस्टेंस मोड में केवल प्रिंटेड मटेरियल प्रदान किया जाता था, लेकिन आज जो है केवल प्रिंटेड मटेरियल प्रदान ना करके उनको हम YouTube पर वीडियो अपलोड कर देते हैं। विद्यार्थी उन वीडियो को देख करके अपने प्रकरणों को समझते हैं और अपने विषय वस्तु पर अपना पर्याप्त अधिकार बनाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख सारे जो है अंग थे जो कि दूरस्थ शिक्षा के हैं। अभी आगे जब हम लोग दूरस्थ शिक्षा के आवश्यकताओं को पढ़ेंगे तब हम इसके जो है अवधारणा को और बेहतर रूप में समझ पाएंगे। तो अब मुझे लगता है कि अर्थ के बारे में आप लोगों को पर्याप्त ज्ञान हो गया होगा कि दूरस्थ शिक्षा क्या है। जो दूर स्थित है, संस्था दूर है, विद्यार्थी दूर है, संस्था और विद्यार्थी के बीच में कोई औपचारिक नियमित संपर्क नहीं हो रहा है, फिर भी वो विद्यार्थी वहां का छात्र है और वो संस्था उसके अभिभावक संस्था है जो कि उसको जो है शिक्षा और डिग्री प्रदान करने का कार्य करेगी। अब हम लोग समझते हैं कि इस दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, हमको क्या जरूरत पड़ी कि हम दूरस्थ शिक्षा के कॉन्सेप्ट को लागू करें। हमारे पास तो बहुत सारे महाविद्यालय हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, तो हम दूरस्थ शिक्षा को क्यों अपनाएं? तो इस दूरस्थ शिक्षा को क्यों अपनाएं का जो जवाब है वही है दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता। तो सबसे पहली आवश्यकता की अगर हम बात करें तो सबसे पहली आवश्यकता में हम ये देखते हैं कि भारत जैसा देश एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। हमारे यहाँ जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो बहुत सीमित संख्या में हैं। हम उन सीमित शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से सभी को उच्च शिक्षा प्रदान करने का अगर हमारा लक्ष्य है तो हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारी नई शिक्षा नीति ये कहती है कि हमारा जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन का, उसको हमको 50% पहुंचाना है। तो वो 50% हम अपनी केवल इन सामान्य संस्थाओं के बलबूते नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि वर्तमान में जनसंख्या बहुत ज्यादा है और शिक्षण संस्थाएं उसके अनुपात में कम हैं। आप जानते हैं कि शिक्षण संस्थाओं में जब औपचारिक शिक्षण होता है तो उसका एक मानक होता है कि 30 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होगा या 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होगा, एक सेक्शन इतने विद्यार्थियों पर होगा। क्यों? क्योंकि नियमित रूप से यहाँ पर अध्ययन कार्य करना है। लेकिन जब ओपन यूनिवर्सिटी से आपको दूरस्थ माध्यम से शिक्षा ग्रहण करनी हो तो ये सारी चीजें जो है वो बाधक नहीं बनती। तो एक विशाल जनसंख्या की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता है। ऐसे लोग जिनको किन्हीं कारणोंवश
औपचारिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश नहीं मिल पाया, उन लोगों को दूरस्थ माध्यम से शिक्षित किया जा सके, उनको डिग्री प्रदान की जा सके, ये आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए दूरस्थ शिक्षा जो है एक बेहतर विकल्प है। तो पहला तो जनसंख्या हो गई कि विशाल जनसंख्या की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति। इसके बाद हम देखें कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारी विविधताएं हैं। ये विविधताएं न केवल भाषाई सांस्कृतिक हैं बल्कि भौगोलिक भी हैं। भौगोलिक से मेरा आशय है कि भारत के अगर हम कोने कोने का अवलोकन करें तो एक और मैदानी इलाका है, एक और पहाड़ी इलाका है, एक और समुद्र के पास के क्षेत्र हैं, एक और द्वीप कुछ मिलते हैं जहां के चारों तरफ केवल जल ही जल है। तो जो ये भौगोलिक जो विषमता है, इसके कारण भी शिक्षा ग्रहण करने में वहां के विद्यार्थियों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम लोग मैदानी इलाके के लोग हैं, हमारे यहाँ यदि हमको जो है बहुत दूर विद्यालय जाना पड़ता है तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, साधन है। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर साधन वहां पर जाने के लिए उपलब्ध ही नहीं है। जैसे आप उदाहरण के रूप में ले लीजिए भारत के जो पहाड़ी राज्य हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, हाँ, और पूर्वोत्तर भारत में तो अनेक पहाड़ी राज्य हैं। सिक्किम को आप ले लीजिए, मेघालय को ले लीजिए, मिजोरम को ले लीजिए, बहुत सारे पहाड़ी राज्य हैं। तो जो पहाड़ी राज्य होते हैं वहां पर आवागमन की सुविधाएं जो है वो बड़ी जटिल होती हैं। आप ऐसे ऐसे जब भी आप लोग पहाड़ी गांवों में जाते होंगे तो वहां देखते होंगे पगडंडियों के सहारे आपको पहाड़ी क्षेत्र से चलते हुए 4-5 किलोमीटर ऊपर जाना है तो वहां पर एक गांव बसा हुआ है। तो अगर वहां के गांव के लोगों को पढ़ना होगा, शिक्षा प्राप्त करनी होगी, डिग्री प्राप्त करनी होगी, तो वो नियमित रूप से उनका आवागमन जो है नहीं हो पाएगा। औपचारिक संस्थाओं में मान लीजिए 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर पर कोई कॉलेज है भी, लेकिन उनकी जो भौगोलिक जटिलता है वो बड़ी जो है बाधा है। तो ऐसी जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए दूरस्थ शिक्षा की विशेष आवश्यकता है। ऐसे लोग दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से किसी ओपन जो है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम चलाने वाले इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन ले लेंगे और वो अपने घर पर रह करके ही संचार माध्यमों से अपनी पढ़ाई करेंगे, और जब वो परीक्षा होगी तो परीक्षा वो जाकर के संस्था में दे देंगे। तो ये भी एक बड़ी आवश्यकता है कि दूरस्थ शिक्षा जो है वो क्यों जरूरी है, उसकी आवश्यकता क्यों है। क्योंकि जो दूरस्थ क्षेत्र हैं जहां पर आवागमन की सुविधा उतनी बेहतर नहीं है, वहां के लोगों की भी शैक्षिक आवश्यकताएं जो है वो पूरी होंगी। इसके अलावा जो दूरस्थ शिक्षा का सबसे प्रमुख लाभ है, अगर हम सबसे प्रमुख लाभ की बात करें तो दूरस्थ शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि इसमें जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं या अपना कोई रोजगार कर रहे हैं, अपना कोई संस्थान चला रहे हैं, तो चूंकि हमने आपको बताया कि दूरस्थ शिक्षा की सबसे खूबसूरती ये है, सबसे विशिष्टता ये है कि यहाँ पर आपको नियमित रूप से संस्था में जाकर के क्लास करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए आप जो है उस कक्षा के नियमितीकरण से मुक्त होते हैं। तो ऐसे लोग जो कहीं जॉब कर रहे हैं या किसी रोजगार को कर रहे हैं तो वो अपनी जॉब भी करते रहें और जॉब के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई भी कर पाएं। तो ये सबसे बड़ी आवश्यकता है दूरस्थ शिक्षा की। बहुत सारे लोग हैं कि आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन चूंकि उनको नौकरी मिल गई और उन्होंने उनकी कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि उनको नौकरी वो ज्वाइन करनी पड़ी, इसलिए उन्होंने वो नौकरी ज्वाइन की। अब चूंकि नियमित रूप से अगर आप कहीं सेवा में हैं तो आप औपचारिक शिक्षण संस्थाओं से डिग्री नहीं ले सकते। अगर आप किसी जॉब में सेलेक्ट हो गए हैं, चाहे वो पुलिस की जॉब हो, चाहे वो शिक्षक की जॉब हो, चाहे जैसी जॉब हो, लेकिन उसको जॉब को करते हुए आप बीएसएनवी पीजी कॉलेज से जो है एमए की डिग्री नहीं ले पाएंगे, क्योंकि रेगुलर मोड पे आपके सामने बंदिश है।
लेकिन ओपन लर्निंग प्रोग्राम यानी आप चाहे राजर्षि टंडन से ओपन यूनिवर्सिटी कर लीजिए, इग्नू से कर लीजिए, या अन्य किसी विश्वविद्यालय से जो है पत्राचार पाठ्यक्रम या प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में आप अपनी डिग्री ग्रहण कर सकते हैं। तो दूरस्थ शिक्षा की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उन लोगों के लिए जो कि वर्किंग हैं, जो कि कार्यरत हैं, वो अगर शिक्षा प्राप्त करना चाहें तो क्या करें, उनके लिए जो है ऑप्शन है दूरस्थ शिक्षा। मुझे लगता है अगले 5 मिनट में ये जूम मीटिंग एंड हो जाएगी, क्योंकि ये 40 मिनट का इसका वो ऑटो डिलीट हो जाता है। तो इसलिए हम अभी दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकताओं की चर्चा पूरी तरह से कर लें। इसके अलावा दूरस्थ शिक्षा की अगर एक हम आवश्यकता की बात करें तो दूरस्थ शिक्षा के विकल्प में आपको अनेक सारे विषयों के चुनाव की स्वतंत्रता होती है। जैसे आप किसी एक नियमित संस्था में जो है अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके पास उन्हीं विषयों का विकल्प है जो उस संस्था में उपलब्ध हैं। लेकिन दूरस्थ शिक्षा में चूंकि नियमित कक्षाओं की आवश्यकता नहीं, नियमित रूप से आपको टीचर्स के टच में रहने की आवश्यकता नहीं, इसलिए आपके पास बेहतर विषयों का विकल्प होता है। जैसे आप में से कोई विद्यार्थी ऐसा चाहे कि मुझे जियोग्राफी पढ़नी है या मुझे चित्रकला लेनी है, तो वो नहीं ले सकता क्योंकि आपके कॉलेज में नहीं है। लेकिन हो सकता है कि अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से आप पढ़ना चाहें तो वहां पर विषयों के चुनाव की स्वतंत्रता के ज्यादा अवसर होते हैं। इसलिए भी आवश्यकता है कि विद्यार्थियों को उनकी जो है मांग के अनुरूप विषय मिल सके, ये भी जो है दूरस्थ शिक्षा की एक बड़ी आवश्यकता है। इसके साथ साथ भारत में औपचारिक शिक्षण संस्थानों पे बड़ा बोझ है। आप देख रहे होंगे कि एक एक अध्यापक, जैसे हम कोई और उदाहरण लेकर के आप अपनी कक्षाओं को देखें, तो अपनी कक्षाओं में जो यूजीसी का दिशा निर्देश है, जो एक निर्धारित मानक है, उससे कहीं ज्यादा जो है विद्यार्थी अध्यापकों के अनुपात में हैं। एक अध्यापक अगर विभिन्न विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है तो उनकी संख्या सीमित होनी चाहिए। यानी चूंकि अध्यापक का यह दायित्व है कि कक्षा के प्रत्येक बच्चे से उसका पर्सनल टच रहे, वो उसकी प्रगति का जो है निरीक्षण करता रहे कि मैंने जो बताया, जो सिखाया, वो उस विद्यार्थी ने सीखा कि नहीं सीखा। तो इसलिए शिक्षण संस्थाओं पे, जो औपचारिक शिक्षण संस्थाएं हैं, उन पे बड़ा बोझ है, और उस बोझ को कम करने के लिए भी दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता है कि जब हम दूरस्थ शिक्षा से विद्यार्थियों को मोटिवेट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो है अपनी पढ़ाई को पूरा कर पाएंगे। इससे बोझ कम होगा नियमित संस्थानों पर। तो ये भी एक बड़ी आवश्यकता है। ये कुछ आवश्यकताएं हैं जो कि हमको बताती हैं कि हमको जरूरत क्यों है दूरस्थ शिक्षा की, जरूरत क्यों है ओपन लर्निंग की प्रोग्राम की। तो सबसे पहली, बड़ी जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति, सुदूर जो क्षेत्र स्थित हैं जहां पर जो है चुनौतियां हैं भौगोलिक, उनके लिए। इसके साथ साथ जो लोग वर्किंग हैं, कार्य करते हुए जो है, काम करते हुए डिग्री लेना चाहते हैं, उनके लिए इसकी विशेष आवश्यकता है। और नियमित संस्थाओं पर जो है बोझ कम से कम हो, इसलिए भी दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता है। तो ये जो दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकताएं हो गई। अब हम लोग कल की क्लास में जो है वो दूरस्थ शिक्षा से के लाभ को समझेंगे कि हमको इससे बेनिफिट क्या है, हमको इससे जो है कौन कौन से लाभ हैं जिनके माध्यम से हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और उन्नत बना सकते हैं। तो आज दूरस्थ शिक्षा की क्लास में अभी इतना ही। अब इसके अलावा जो है आपके यदि इसके संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो वो आप पूछ सकते हैं।